हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसका आपको सारा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। तो आपको जो टॉपिक हैं आपके साइंस के वो सारे के सारे हमने करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप शॉर्ट फॉर्म में उसको देख सकते हो और उसमें कम समय में आपको जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताई गई हैं। तो और उसके अलावा अब हम आपके लिए लेके आए हैं जो प्रैक्टिस सेट, और इसमें अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 5 नंबर है, और जिसने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वो लगा लें, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन हैं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी बताता चलूँगा। तो आज अपना जो टॉपिक है वह है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक के अंदर जैसे हाइड्रोकार्बन आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, साबुन, अपमार्जक और सीएनजी, एलपीजी, ये सब उसी के अंदर आ गए। तो इसका जो मेन टॉपिक है वो तो है आपका कार्बन और उसके यौगिक। उसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक आते हैं छोटे छोटे वो सभी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका है कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है। तो हमें ये बताना है कि देखो कार्बन है, कार्बन के बारे में आपको बताता हूँ कुछ बातें। देखो कार्बन को अपने डिनोट करते हैं सी से, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 6। ठीक है, देखो ये आप डायरेक्ट याद रखते हो। इसमें कैसी शेप बन रही है, सी की शेप बन रही है, इसमें आपने 6 बना सकते हो। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। उसके अलावा जो कार्बन है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, वो 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो कार्बन के साथ हमेशा 4 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, और ये आपको इसको अपने कंबाइन करके लिखें तो ये बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4। और इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है मीथेन। क्या बुलाया जाता है, मीथेन। तो देखो हमारा क्वेश्चन था कि कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है। तो देखो कार्बन ब्लैक ये नहीं है। अब देखो ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय संरचना होती है। कैसी होती है, षटकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय। अब देखो ये ग्रेफाइट जो होता है इसकी संरचना षटकोणीय होती है। वो किस प्रकार होती है, इस प्रकार बना होता है। देखो ये षटकोणीय मतलब इसके इसमें जो कोण बनेंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो देखो ये सेकंड बन गया, ये थर्ड बन गया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो देखो जब आपका जो ग्रेफाइट पाया जाता है वो एक परतों के रूप में पाया जाता है। देखो जैसे ये वाली परत होगी तो इसमें आगे देखो, आगे फिर इस प्रकार ग्रेफाइट के जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी परत होगी। इसी प्रकार इसके नीचे भी इसी प्रकार आगे परतें पाई जाएंगी। देखो अब उसके बाद ये नीचे वाली परत हो जाएगी, यहां से अगला ग्रेफाइट की संरचना स्टार्ट होगी। तो देखो ये एक परतदार संरचना के रूप में पाया जाता है। तो हमें यही बताना था कि कार्बन का परत संरचना वाला प्रूफ कौन सा है। तो कार्बन का परत संरचना वाला प्रूफ हो गया आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि जब अपने ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं हीलियम, नियोन, जिनोन, रेडोन, ये सभी की सभी आपकी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसमें आपको जो प्राप्त होता है वो रहता है आपका प्रोडक्ट फुलरीन। क्या होता है, फुलरीन। अब देखो फुलरीन को हमें क्या बोलते हैं, फुलरीन को बक्की बॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बक्की बॉल। फुलरीन को क्या बोला जाता है, बक्की बॉल भी बोला जाता है। और जो फुलरीन है इसकी खोज जब की थी 1995 में खोज की थी। कब की थी, 1995 में। और 1995 में जब इसकी खोज की और उसके कुछ समय बाद ही, 1 साल बाद ही 1996 के अंदर क्या मिला, फुलरीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, ये जो इसकी जो फुलरीन की जो खोज की है ये किसने की थी, ये की थी एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने जिनका नाम था R.E. समेली। क्या नाम था, R.E. समेली। तो देखो जो फुलरीन की खोज की थी वो किसने की थी, R.E. समेली। इन्होंने और अपने साथियों के साथ मिलकर के फुलरीन की खोज की थी। और फुलरीन को ही क्या बोला जाता है, बक्की बॉल कहा जाता है। ठीक है, और जो फुलरीन के अणु हैं जैसे C60 होता है, एक C70 होता है। ठीक है, ये परमाणु पाए जाते हैं इसमें। और जो जो C60 होता है, C60 होता है, ये क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है।
सर्वाधिक स्थायी फुलरीन, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C60। तो C60 कर लेना इसको। तो ये आपका क्या है, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन। अब देखो ये जो एक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, जिनोन, रेडोन, और ये किसमें भरी जाती है, ये बल्ब के अंदर जो आपकी गैस भरी जाती है वो कैसी होती है, एक्रिय गैस। बल्बों में जो गैस भरी जाती है वो होती है आपकी एक्रिय गैस। बल्ब में भरी जाने वाली गैस जो होती है वो होती है आपकी एक्रिय गैस है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें है निम्न में से कौन सा ऊष्मा गतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। तो हमें यह बताना है कि जो ऊष्मा की गति, ऊष्मा को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसके आधार पे सबसे अच्छा जो अपरूप वो कौन सा है, वो आपका रहता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के बाद बारे में मैंने जो आपकी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो होती है षटकोणीय होती है, और इसमें 6 बंध बने होते हैं, है ना। और जो ग्रेफाइट होता है इसकी संरचना कैसी होती है, परतदार संरचना होती है। और ये ग्रेफाइट मुलायम होता है और चिकना होता है। कैसा होता है, मुलायम और चिकना होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही कथनों का चयन कीजिए। तो हमने इनमें से जो कथन है ये पढ़ने हैं और इसका हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखो ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का, देखो यहाँ पे लिखना ये है अच्छा, कैसा क्या लिखा है, अच्छा चालक है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी एच है लिखा हुआ है, तो ये इसकी जगह आप क्या करना ना, अच्छा। अब पढ़ो ऑप्शन, ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है, एक ऑप्शन हो गया। उसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा परंतु विद्युत का कुचालक है। तो देखो इसमें से क्या सही है, इसमें से आपका एक नंबर सही है, ग्रेफाइट ऊष्मा का, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक तो है परंतु विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन आपका एक सही हो गया, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। और ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत का कुचालक दे रखा है। तो देखो विद्युत का अच्छा चालक है तो कुचालक थोड़ी होगा। कुचालक तो वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता। अब जब हमने बता ही दिया कि ये क्या है कि अच्छा चालक है तो इसमें विद्युत का प्रवाह तो होगा ही, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है। तो जो आपका हीरा रहता है, हीरा ऊष्मा का तो चालक होता है अच्छा, और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा, डायमंड ऊष्मा का विद्युत का, ऊष्मा में विद्युत का कुचालक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक होता है, और ऊष्मा का भी ये कुचालक होता है। तो इसमें देखो पहला और थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब देखो डायमंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताता हूँ। देखो जो डायमंड होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है कांच काटने में। किसमें किया जाता है, कांच काटने में। डायमंड का उपयोग किसमें किया जाता है, कांच काटने में। और जो डायमंड होता है, डायमंड में जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। तो देखो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कार्बन के अपरूप हैं। तो पहले नंबर पे आपका आ गया ग्रेफीन, ठीक है। और ग्रेफीन आपका क्या है, कार्बन का अपरूप है। उसके अलावा देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है, अभी हमने पढ़ा। और जो कार्बोरंडम है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और डायमंड है, डायमंड भी किसका उपयोग है, किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। और उसके अलावा आपका क्या आ गया, कार्बाइन, ये भी किसका है, कार्बन का अपरूप है। अब देखो कार्बोरंडम क्या होता है, देखो कार्बोरंडम इसमें नाम से ही पता लग रहा है। तो देखो इसमें क्या है कि किस किस का मिक्सचर होता है, एक तो सिलिकॉन का मिक्सचर होता है, किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन को अपने SI से शो करते हैं, और इस सिलिकॉन के साथ साथ इसके अंदर मिक्स होता है कार्बन। और कार्बन को अपने किस लिखते हैं, कार्बन को हम लिखते हैं C से, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है। और इसमें देख लो ग्रेफीन हो गया, फुलरीन हो गया, डायमंड हो गया और कार्बाइड, ये सारे के सारे किसमें हैं, कार्बन के अपरूप हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर देखो 1 2 4 5, 1 2 4 5 एक नंबर में दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है
प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंधों का अनुपात हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी, इसमें कार्बन बंध कितने हैं, हाइड्रोजन बंध कितने हैं। फिर अब सबसे पहले हम प्रोपेन की क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। तो प्रोपेन देखो इसमें कार्बन कितने रहेंगे, 3 कार्बन रहेंगे। तो 3 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 और 3। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब देखो प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। देखो 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध और ये चौथा बंध हो गया। तो इसमें क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन देखो 1 बंध तो ये वाला हो गया, 1 बंध ये वाला हो गया, 2 बंध बना लिए। अब इसके 2 बंध बकाया रह गए, तो 2 हाइड्रोजन अपने ऊपर की ओर और नीचे की ओर जोड़ देते हैं। अब इधर वाला जो कार्बन है इसमें भी अपने वैसे ही करेंगे, इसमें भी अपने 4 बंध पूरे करेंगे, तो 3 साइड आपका क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब देखो हमें बताना है कि कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध, इन दोनों की संख्या करनी है पहले, और संख्या करके उसका अनुपात बताना है। अब देखो कार्बन, ये वाला कार्बन लो, ये वाला कार्बन ले लिया। अब देखो 1 बंध तो ये वाला हो गया, 1 बंध ये वाला हो गया, तो कार्बन बंध कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। अब हाइड्रोजन बंध को गिनो, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमें इसका अनुपात बताना है, तो अनुपात बताना है तो इसको अपने आपस में काटेंगे, 2 के पड़े से 2 एकम 2, 2 जो के 8, तो 1:4, 1:4 जिस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इसमें दे रखा है C5H10 हाइड्रोकार्बन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। तो इसकी संरचना कैसे बनती है वो हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या देखा है, कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है, कार्बन की संख्या हमें दे रखी है 5, है ना। कार्बन की संख्या 5 दे रही है, तो हम कार्बन के अणु बनाएंगे कितने, 5 अणु बनाएंगे। तो देखो कार्बन के हमने 5 अणु लेने हैं, तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन का एक अणु है वो कितने बंध बनाता है, वो अपने बनाता है 3 बंध, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन है, इसने 3 बंध बनाने हैं। तो देखो 1 2 3 और ये हो गया आपका कार्बन का एक परमाणु 4 बंध बनाता है, तो 3 बंध ये हो गए और एक ये हो गया 4। तो हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, CH3। क्या आ जाएगा, CH3। तो देखो हमारे पास H की संख्या कितनी है, H की संख्या है हमारे पास 10, तो हमने 10 लगाने हैं H। तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। देखो 6 हमारे लग गए। उसके अलावा देखो अब यहाँ पे कितने आने चाहिए, देखो यहाँ पे 1 बंद है और यहाँ पे भी 1 बंद है, तो 2 बंद इसके रह गए, तो यहाँ पे अपने 2 डाल दिया। देखो हाइड्रोजन के 4 बंद पूरे हो गए। अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 बंद पूरे करने हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और 2 रह गए, तो 2 मैंने यहाँ डाल दिए। अब देखो हमारे हाइड्रोजन की कुल संख्या कितनी होगी, 3 ये रही, 3 ये रही, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 हो गए। अब 10 हो गए, तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन में जो 4 बंद हैं वो पूरे नहीं हुए, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब देखो इसको पूरा करने के लिए क्या होगा, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक बंद और लग जाएगा। देखो ये वाला देखो यहाँ पे कितने बंद हो गए, यहाँ पे 2 बंद हो गए और यहाँ पे भी क्या हो गए, 2 बंद हो गए, तो 2 2 बंद पूरे 4 हो गए ना। तो देखो अब देखो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एन, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं अपने इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने आइन, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका मैथ। जब अपने 10 तक कार्बन की जो श्रृंखला है उसका नाम भी पता होना चाहिए आपको। इसको एक कार्बन होगा उसको बोलेंगे अपने मैथ, 2 को बोलेंगे अपने एथ, फिर आ जाएगा प्रोपेन, फिर आ गया ब्यूटेन, फिर आ जाएगा आपका पेंटेन, ठीक है। अब देखो एन कब लगता है, एन जब लगता है जब हमारा सिंगल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका इन। तो देखो ये 5 कार्बन हो गए, उसको अपने क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और डबल बॉन्ड आया उसके कारण इसको क्या बोलेंगे, पेंटीन। क्या बोलेंगे, पेंटीन। तो देखो C5H10 हाइड्रोकार्बन है वो, उसको क्या बोला जाता है, पेंटीन बोला जाता है, ठीक है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अब देखो जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसका मुख्य जो घटक रहता है वो रहता है आपका मैथेन। क्या रहता है मुख्य घटक? मैथेन। अब देखो जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और प्राकृतिक गैस होगी, ये भी सभी के सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन के स्रोत हैं। अब हमें प्राकृतिक स्रोत बनाना है, तो प्राकृतिक स्रोत में आपका क्या हो जाएगा? जीव बार। तो जीव बार है जो वो क्या है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। तो हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो उससे क्या बनता है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CO2, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसको कार्बन डाइऑक्साइड नाम क्यों दिया? क्योंकि ऑक्सीजन के दो अणु हैं, जब दो अणु होंगे दो को क्या बोला था? डाई। क्या बोला था? दो को डाई। तो सी को किस सी लिखते हैं अपने कार्बन को, ठीक है, तो दो का मतलब हो गया डाई, ओ को लिखते हैं ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और पानी का क्या फॉर्मूला होता है? H2O, ठीक है। एक होता है आपका भारी जल, एक होता है आपका भारी जल। इसका भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कई बार। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्प्रेरक हो सकता है। अब देखो इसमें अपने को बताना है कि उत्प्रेरक का नाम बताना है। उत्प्रेरक का नाम क्या होगा? निकिल धातु। देखो जो निकिल धातु है इसकी उपस्थिति में क्या होता है? देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में वो हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? इस क्रिया को बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। देखो हाइड्रोजनीकरण किसको बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और उससे क्या बनाएंगे? असंतृप्त से अपने क्या बना लेंगे? संतृप्त बना लेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन को जोड़कर। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर, और हाइड्रोजन को जोड़कर जब अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हाइड्रोजनीकरण में क्या हो गया? एथिलीन और एसिटिलीन का उससे अपने एथेन प्राप्त करते हैं, तो वो भी आपका क्या हो गया? हाइड्रोजनीकरण हो गया, ठीक है। तो ये बातें थी इसमें इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से मिश्रण होता है। तो देखो जब अपने मोमबत्ती बनाते हैं तो मोमबत्ती बनाने के लिए जो मोम प्रयुक्त होता है तो वो किसका मिश्रण होता है? वो होता है आपका एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण होता है? एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन का। अब देखो एक पैराफिन मोम होता है जो, उसी को अपने क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अपने पेट्रोलियम मोम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम मोम। अब देखो पैराफिन मोम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? मोमबत्ती बनाने में किया जाता है, और हम उसी की बात कर रहे हैं। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम का रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और जो पैराफिन मोम है वो एक एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन है। जो पैराफिक मोम, इसमें किसका यूज होता है? पैराफिक मोम का, ठीक है। तो पैराफिक मोम क्या होगी आपकी? एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन होती है। इसी का उपयोग किसमें किया जाता है? मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। और मधुमक्खियों के द्वारा जो मोम प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? मधुमोम बोलते हैं। तो मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले मोम को क्या बोल देंगे? मधुमोम, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, मधुमोम किसको बोला जाता है? मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाली मोम को क्या बोला जाता है? मधुमोम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन। रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है उसके बारे में हमने बताना है। तो रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है डाईफ्लोरोमेथेन। क्या रहता है? डाईफ्लोरोमेथेन। देखो रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है उसका, देखो उसको अपने क्या लिखते हैं? CFC भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? CFC। तो सी से क्या हो गया आपका?
सी से हो गया आपका क्लोरीन, सी से क्या हो गया क्लोरीन, और एफ से क्या हो गया आपका, एफ से हो गया आपका फ्लोरीन, एफ से हो गया आपका फ्लोरीन, और फिर दोबारा आपका सी आई एस से क्या हो गया कार्बन। ठीक है, तो सी एफ सी का पूरा नाम क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और रेफ्रिजरेंट में जो फ्रियोन होता है वो भी इसी में यूज किया जाता है। अब देखो जो CFC है इसका ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर किया जाता है, इनहेलर के अंदर किया जाता है, और फोम के गद्दों में भी किया जाता है। इसका देखा जाए तो मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है, एयर कंडीशनर में भी किया जाता है। और एयर कंडीशनर में किसमें, एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक यानी कि ठंडा करने के लिए, तो एयर कंडीशनर में किस प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, तो देखो वही आपको मैंने जो बताया पिछले क्वेश्चन में, तो CFC का पूरा नाम हो गया, इसको बोलते हैं अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कोई कार्बन आ गया, फ्लोरीन आ गया और क्लोरीन आ गया। देखो कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो CFC में क्या हो गया, तो कार्बन आ गया, ये रहा हमारा कार्बन, F से फ्लोरीन आ गया, तो ये रहा फ्लोरीन, और C से क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, तो ये रहा आपका क्लोरीन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किससे बने होते हैं, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाई फ्लोरोमीथेन। देखो डाई का मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है दो का, देखो CCl2F2, देखो डाई किसको बोलते हैं, दो को, तो डाई तो क्लोरो हो गए, और डाई क्या हो गया फ्लोरो, और सी को अपने क्या बोलते हैं मिथेन। तो देखो डाई फ्लोरोमीथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। जब अपने जो ये गैस है इससे क्या होती है, ओजोन जो परत है वो नष्ट हो रही है, तो ओजोन परत जब नष्ट होती है तो क्या मुक्त होती है, उसमें मुक्त होती है आपकी क्लोरीन, क्या होती है मुक्त, क्लोरीन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का मुख्य जो घटक है वो रहता है आपका मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और कार्बन हमेशा कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और CH4 को ही क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है, CH4 को क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 6। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, तो हमें असत्य कथन का बताना है। तो देखो सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है, हाँ जी लाया जा सकता है, ये आपका कथन क्या हो गया, सही है, क्योंकि सीएनजी को पाइपलाइन से की माध्यम से ही लेके जाया जाता है। सीएनजी आसानी से जलती है, बिल्कुल सही है, सीएनजी जलती है बहुत आसानी से। सीएनजी क्लीनर ईंधन है, बिल्कुल क्लीनर ईंधन है। अब देखो सीएनजी जलने पर बहुत कम ऊष्मा देती है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सीएनजी जलने पे कम ऊष्मा नहीं देती है, अच्छी ऊष्मा देती है। तो हमें असत्य कथन ही बताना था, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपका, इसमें दे रखा है कि हमें बताना है कि सीएनजी के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो सीएनजी के बारे में हमें गलत कथन बताना है, तो देखो यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है, तो बिल्कुल देखो पेट्रोल की तुलना में इसमें क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, ये आपका सही है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन तथा ताप पेट्रोल से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका जो प्रज्वलन ताप होता है ये पेट्रोल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अब नेक्स्ट देखो, समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का अध्ययन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो देखो सीएनजी का संग्रहण और एलपीजी के संग्रहण की तुलना में तुलना कर रहा है, तो तुलना करने में बोलता है कि जो एलपीजी संग्रहण की तुलना में क्या होता है, उसका कम होता है। तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है उसकी तुलना के अंदर। तो ये आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था, तो गलत आपका ऑप्शन ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन ये भी देख लो, सीएनजी हवा की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है, तो सही बात है, हवा की तुलना में सीएनजी क्या होती है, हल्की होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है। तो साबुन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो साबुन के बारे में हमने बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में रखा है साबुन के अणु का एक सिरा जल रागी होता है,
ठीक है, साबुन के अणु का जो एक सिरा है वो क्या होता है आपका जल रागी होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, हमें बताना है कि सत्य नहीं है। ठीक है, अब देखो साबुन के अंदर क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक तो जल रागी होता है और एक जल विरागी होता है। अब देखो जब जल में घोले जाते हैं तो मिशेल बनता है, बिल्कुल सही बात है। साबुन को जब जल में घोलते हैं तो मिशेल बनता है, मिशेल का निर्माण होता है। उसके बाद देखो साबुन के मिशेल कपड़ों की गंदगी के साफ करने में सहायक होते हैं। अब देखो साबुन है, साबुन का एक सिरा तो क्या होता है जल रागी होता है, अब वो जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, वो मिशेल बनता है। अब ये मिशेल ही क्या काम आते हैं, ये मिशेल गंदगी को बाहर निकालने के काम आते हैं। अब ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। अब देखो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्लिक्स कार्बोक्लिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट लवण है। अब ये वाला आपका आंसर है, ये आपका सत्य नहीं है और यही आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन के घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो पारदर्शी साबुन होंगे, आपने देखे होंगे जो जिसके अपने आर पार देखा जा सकता है, जैसे आपका पियर्स का साबुन आ गया, पियर्स का जो साबुन है उसके अपने आर पार देख सकते हैं। तो इस प्रकार आर पार देखने के लिए जो साबुन का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए एथेनॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एथेनॉल का। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनायनिक डिटर्जेंट है, तो हमें बताना है कि एनायनिक डिटर्जेंट है वो कौन सा है। वो आपका होगा सोडियम लोरिल सल्फेट। कौन सा होता है, सोडियम लोरिल सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो साबुन तैयार करने के लिए क्या होता है, वसा को मिला करके वसा को इसके साथ मिक्स किया जाता है और उससे अपना क्या होता है, साबुन तैयार होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए जो उपयुक्त डिटर्जेंट है उसको क्या बुलाता है, उसको बुलाता है अपने सल्फोनेट। क्या बुलाता है, सल्फोनेट। कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। और ये भी एक प्रकार का डिटर्जेंट है और कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है कि अपमार्जक, मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, और इसके मुख्यतः सल्फोनेट होता है इसमें। पानी का प्रस्तनाव अपमार्जक मिलाने पे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो पानी का जब अपने उसके अंदर अपमार्जक मिलाते हैं तो उसका जो प्रस्तनाव है वो क्या होता है, कम हो जाता है। पानी में अपमार्जक मिलाने पर उसका प्रस्तनाव कम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल से कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते, क्यों। क्योंकि जो कठोर जल होता है वो साबुन और धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, स्कम बना लेता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि जो साबुन है धूल के कणों के साथ जुड़ने की बजाय लवणों के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उससे क्या बना लेता है, वो स्कम बना लेता है, जिसके कारण जो कठोर जल में है वो कपड़े अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, कृत्रिम डिटर्जेंट है। जो कृत्रिम डिटर्जेंट है वो आपके चक्रीय और अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। जो कृत्रिम डिटर्जेंट होते हैं यानी कि जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल में क्या है कि वो चक्रीय और अचक्रीय सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से थे। उस टॉपिक का नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी व्यक्ति जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये क्लास को जरूर पहुंचाओ ताकि वो अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकें। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कंफर्म पूछे ही जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते चल रहा हूँ। तो इन सभी बातों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।